हाय एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज का जो टॉपिक है ना वो है लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि गति के नियम। आप सबकी यही परेशानी रहती है ना, हम लोगों ने एक कहानी सुनी है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा और न्यूटन ने 3 नियम दे दिए। देखिए, ये कोई ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं था कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो हम लोगों को सुनाई जाती है। वो पता है कि न्यूटन से पहले ही भास्कराचार्य ने गति के 3 नियम दे चुके थे। हमारे इंडियन पंडित इतने ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम पे भी हमारा सनातन इतना ज़्यादा डेवलप था। तो खैर, ये टॉपिक के बारे में हम बाद में करते हैं। अभी आते हैं हम न्यूटन चाचा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चाचा का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 ईस्वी को। न्यूटन चाचा का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1727 को। ठीक है, इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। इन्होंने 3 गति के नियम दिए थे, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बताई जाती थी कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, इसे करके ऊपर से एक सेब गिरा, ठप, और गिरा, और उन्होंने गिरते ही देखा कि अरे चा, ये सेब नीचे काहे गिर रहा है, ऊपर काहे नहीं जा रहा है। अब न्यूटन साहब का दिमाग खुला, उन्होंने 3 नियम दे दिए, और इन्हीं न्यूटन साहब की वजह से आज फिजिक्स, मतलब समझिए, ये अगर न्यूटन साहब नहीं रहते ना तो फिजिक्स हम लोग का इतना सा रहता, इतना सा। ये चाचा आए, न्यूटन आते आते फिजिक्स को इतना बड़ा बना दिए कि आज हर बच्चा डरता है फिजिक्स से। खैर, हम लोग चाचा के नियम को इतना सिंपल समझेंगे ना, इतना सिंपल कि कभी आप भूलोगे नहीं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था ना, इन्होंने क्या बोला था, जैसे एक बॉल लेते हैं, ये आपके मान के चलिए एक ये बॉल है। इन्होंने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये समझिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अब जिस पोजीशन में है, ये गति में है या विराम में है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस पोजीशन में है वो अपनी ही पोजीशन को बनाए रखेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। जैसे कि देखिए, ये एक मार्कर है, हम इसको रखे ऐसे। अब इस मार्कर को जैसे ही हम ऐसे किए तो ये गति में आ गया ना। तो अभी तो ये क्या था, रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये अपने पोजीशन को क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स पे, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब तक अगर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे वो अपनी पोजीशन को बनाए रखती है। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि सर एक बॉल लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो उसको तो हम लोग मोशन में कर दिए, तो वो रुक क्यों जाती है। सभी का क्वेश्चन होगा ना कि मान के चलिए बॉल है, बॉल को हम लिए और उसको एकदम गति में कर दिए, पूरा दम लगा के फेंके, वो चलने लगा, वो तो आगे मोशन में आ गया, लेकिन वो रुक क्यों जाता है। डाउट नंबर 1। सब लोग सोचेंगे बात तो सही है, न्यूटन साहब कहे थे कि भाई जैसे जो ऑब्जेक्ट, जिस मतलब जो भी मैटर हो, वो जो पोजीशन में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो हम जब बॉल फेंक रहे हैं तो आखिर रुक क्यों जा रही है, उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। उस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग पता ना कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं, समझ रहे हो। और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को अगर गलत करना है तो यहाँ से सारे चीज़ों को हटा दो, जो कि कभी संभव हो नहीं सकता। हमारे रियल लाइफ में तो ये कभी नहीं हो सकता कि यहाँ से हर एक चीज़ें हट सकती हैं। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं P बराबर mv, इसको इनर्शियल लॉ से भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शियल लॉ के भी नाम से जाना जाता है। ये है P मतलब मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये होता है आपका मास, ये होता है वेलोसिटी। देखो, मोमेंटम ऑफ बॉडी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कब डिसाइड होगा, उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से, समझो। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको इनर्शियल लॉ के भी नाम से जानते हैं, यानी जड़त्व के नियम के भी नाम से जानते हैं, जिनको किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, फर्स्ट लॉ पे कोई दिक्कत, आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पे भी इसी से हम लोग समझ लेंगे। मान के चलिए सेकेंड लॉ क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपली समझ लो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी, ये बॉल है, बॉल पे जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेट कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो यानी उसका फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंड लॉ में सिर्फ इतना ही बोला गया था।
जैसे कोई, हम आपको बताते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए सेकेंड लॉ में बताया गया था ए बराबर ए में बताया गया था, कोई भी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना। ये देखिए पहले हम लोग पढ़ा था, देखिए ये आया कहाँ से है, ये हम बता रहे हैं आपको, ये कि आया कहाँ से है। हमने पढ़ा था ना P बराबर एम बी, जैसे ए बराबर एम ए, यानी कि एफ क्या होता, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बी बाई टी, एफ को, या एफ को हम लोग लिखते हैं पी बाई टी, होता है ना, मोमेंटम ऑफ बॉडी बाई टाइम इक्वल टू फोर्स, होता है ना। तो एफ को हम लोग यहाँ पी की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, पी की जगह हम लोग मान लेते हैं एम भी, ठीक है। पी की जगह हम लोग क्या मानेंगे, पी बराबर एम भी था ना, तो पी की जगह हम लोग एम भी लिख सकते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे एक्सेलरेशन का v बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम, पढ़े हो ना एक्सेलरेशन का, कि जब जब फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया ए बराबर v बाई टी। अब ये जो था हम लोग का ए बराबर एम बी बाई टी, तो एम को एम रखेंगे और v बाई टी को क्या लिखेंगे, v बाई टी की जगह पे लिखेंगे ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए बराबर ए में, ठीक है। ये सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो गया। सिंपली देखो फर्स्ट लॉ में क्या था, P बराबर एम बी इक्वेशन मिला था, यानी कि मोमेंटम ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी पे उसका मोमेंटम डिपेंड करता है। और आपका जो सेकंड लॉ था वो क्या बोल रहा था कि फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ, चर्चा के तीसरे नियम, जिसको हमने तो कुछ हद तक तो बोला था कि ये गलत है, ठीक है। ऐसे हम लोग चर्चा पर डायरेक्ट सवाल नहीं उठा सकते हैं, पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो इसमें मिस्टेक की ही थी। आज हम आपको पूरे अच्छे से बता देते हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि कोई भी थर्ड लॉ क्या है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे समझ लीजिए ये था, जैसे ये जितना हम इस ऑब्जेक्ट पे अपना बल लगाएंगे उतना ही न्यूटन से ये भी क्या हम पे बल लगाएगा, है ना। यानी कि जितना कोई भी हम लोग वर्क कर रहे हैं तो उसका अपोजिट हम लोग को भी मिलेगा। कोई भी हम लोग क्रिया कर रहे हैं ना तो उसके विपरीत हम लोग को प्रतिक्रिया मिलेगी ही। तो वही हम चर्चा से पूछना चाहते हैं कि चर्चा एक बात बताइए, अगर ऊपर तो चले गए लेकिन लोग जो बोलते हैं कि थर्ड लॉ सही है सही है सही है, हम लोग उनसे एक छोटा सा बात पूछना चाहते हैं कि चर्चा एक बात बता दीजिए, ये है हमारा मार्कर, ठीक है, ये है मान के चलिए 50 ग्राम का होगा, हम पूरे 50 किलो के हैं। अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो टूट जा रहा है ना, खुल जा रहा है, टूट जा रहा है ना। उन्होंने क्या बोला था, जितना न्यूटन से बल हम लगाएंगे उतने ही न्यूटन के फोर्स से वो भी हम पे क्या करेगा, वो भी लगाएगा, वो अनदर ऑब्जेक्ट भी जो है वो भी लगाएंगे फोर्स। तो आखिर जब हम किसी चीज को, जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, ये देखिए जैसे ये आपका माचिस के तीली है ना, इन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उतने ही न्यूटन के बल से वो भी हम पे फोर्स लगाएगा, लगा ना, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो ये देखिए माचिस की जो तीली हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये तो टूट गई, मेरी उंगली तो टूटी नहीं। जा चच्चा, आपने यहीं पे मिस्टेक कर दिया था। उनको कहना चाहिए था कि ये डिपेंड करता है किस पे, कि उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का मास कितना है, समझ रहे हो, उस एक्सटर्नल फोर्स का, उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का मास कितना है डिपेंड करेगा, तब जाके वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दिखाएगी, ठीक है। अब हम 50 किलो के, ये है 50 ग्राम का, इस पे फोर्स लगाए तो ये कितना जितना न्यूटन से हम लगाएंगे उतने न्यूटन से थोड़ी ना लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो इनके देखो, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, बट इनमें सुधार की जरूरत है। अगर आप बोलो कि अगर वो ऐसे बोलते कि हाँ ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कब लगाएगी, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास या तो सेम हो, ठीक है, मास क्या हो, सेम हो, तब जाके लगेगा, नहीं तो लगाएगी वो जितना, मान के चलिए हम 10 न्यूटन का लगा रहे हैं तो उसके उस अपने क्षमता के अनुसार ही ना लगाएगी, तो वो भी 10 न्यूटन का बल लगा देगी। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तभी होगा जब मास एक दूसरे के सेम हो, या तो एक्सटर्नल मास कम हो, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का मास कम हो, तब प्रतिक्रिया होती है। जैसे उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल ले रहे थे कि हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमको धक्का देती है, एक दूसरे जगह रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड ऑन मास, ठीक है। अब हम फुटबॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल अपने जैसे हिल जाता है, हम हिलते ही नहीं है, नहीं ना हिलते हैं, तो क्या
तो यही है, उनको बोलना चाहिए था डेफिनेशन में कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तब लगाएगी जब दोनों का मास सेम हो। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।